कहानी की शुरुआत में हमें फीफी को दिखाया जाता है जिसकी उम्र 20 साल है और वो अभी एक इंटर्न डॉक्टर है। आज उसने पिछले 20 घंटों से लगातार काम किया था कि उसे बताया जाता है कि उसे अभी के अभी एक और पेशेंट को देखने जाना होगा। ये सुनकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जब वो वहाँ पर जाती है तो अंधेरे के कारण उसे काफी डर लग रहा था कि तभी ही एक हाथ उसके पीछे से आता है तो वो डर के मारे सीधा उसे धोबी पछाड़ देती है। मगर ये तो जिया चेंग था। जिया चेंग चाइना का एक टॉप आइडल जिसकी काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग है और उन सारे फैंस में से एक फे भी थी। अब जिया चेंग का चेहरा देखने के बाद वो तो वहाँ से सीधा भाग जाती है, पर अगले ही सीन में काफी अच्छे से रेडी होकर उसके सामने आती है। जिया चेंग की ड्रेसिंग करने के टाइम पर पहले वो उसे माफी मांगती है एंड फिर वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारी बहुत ही बड़ी वाली फैन हूँ, मैं काफी सालों से तुम्हारे फैन क्लब को चला रही हूँ। ये सुनकर जिया चेंग उसे कहता है कि क्या तुम मेरे कॉन्सर्ट में आना चाहती हो, तो वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं। ये सुनकर वो उसे कॉन्सर्ट की कुछ टिकट देता है। रात में वो कॉन्सर्ट में जाने के लिए तैयार हो गई थी, मगर जाने से पहले सेफ्टी के लिए वो एक इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली मशीन को अपनी बैग में भरती है। जब वो रास्ते में थी तो रेडियो में बताया जा रहा था कि 100 सालों के बाद आज रात ऑफ्यूकस का मीटियर शावर होने वाला है कि तभी ही टैक्सी ड्राइवर किसी साइकिल वाले को ठोक देती है। अब वो ड्राइवर फेफे को आधे रास्ते में उतारकर उस लड़के को हॉस्पिटल लेकर जाने लगती है। यह देखकर फेफे कहती है कि मैं कॉन्सर्ट में जाने के लिए लेट नहीं हो सकती, इसलिए वो उस लड़के की साइकिल को यूज करती है। वो यहाँ पर काफी तेजी से साइकिल चला रही थी क्योंकि उसे लेट नहीं होना था कि तभी ही वहाँ पर मीटियर शावर स्टार्ट हो जाता है और उसका एक एक्सीडेंट होता है। फिर कहानी सीधा हमें पुराने ज़माने की दिखाई जाती है जहाँ पर कुछ लड़के मिलकर बॉल से गेम खेल रहे थे। वहाँ पर जिया चेंग जैसा ही दिखने वाला एक लड़का जिसका नाम है बाइतांग, उसके बारे में हमें बताया जाता है। वो इस देश का राजा है, राशि यानी कि ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न, और उसके पास किसी को भी पैरालाइज करने की पावर है। वहाँ पर कुछ लड़कियाँ बाइतांग को देखकर चिल्ला रही थी कि हमारे महाराज तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है कि तभी ही वहाँ पर एक लड़का जिसका नाम है शांग्यू, राशि एरीज और उसके पास स्पीड की पावर है, वो कहता है कि बाइतांग भले ही कितना हैंडसम क्यों ना हो, मगर मेरे मास्टर का तो कोई जवाब ही नहीं। उसके बाजू में उसका दोस्त शुनशान भी था, राशि जेमिनाई, और वो पक्षी और एनिमल्स की भाषा को समझ सकता है, यानी कि उन लोगों से बात कर सकता है। तभी ही वहाँ पर उनका मास्टर आ जाता है जिनके बारे में ये दोनों कह रहे थे कि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है एंड वो और कोई नहीं बल्कि हम सबके फेवरेट शाओ ज़ेन। उसका नाम मोरान है और उसके पास भविष्य जानने की पावर है। वैसे वो कहानी में सेकंड मेन लीड है और हमारे हीरो बाइतांग के अंकल है, मतलब कि रिश्ते में अंकल है, बाकी उन दोनों की उम्र तो सेम है। तभी ही उसके पास इन लोगों की बॉल आ जाती है तो वो जैसे ही बॉल को पकड़ता है तो उसे भविष्य दिखाई देता है जहाँ पर वो फे को किस कर रहा था और उसे उठाकर कहीं लेकर जा रहा था। भविष्य देखने के बाद जैसे ही वो बॉल को फिर से पानी में फेंकता है तो वहाँ पर फे आ जाती है। उसे डूबते देखकर बाइतांग जल्दी से उसकी मदद करता है। फे उसे कहती है कि जिया चेंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अभी कॉन्सर्ट में होना चाहिए, मैं तो तुम्हारे कॉन्सर्ट में बस आ ही रही थी। कि बाइतांग ये सुनकर जोर से उसे धोबी पछाड़ देता है। अगले सीन में ये सभी लड़के उसे काफी घूर घूर कर देख रहे थे। कोई कहता है कि जरा देखो तो इसने कितने छोटे छोटे कपड़े पहने हैं, ये पक्का फॉरेन से आई है, यहाँ की तो नहीं लगती। तभी ही एक पुजारी जैसा बंदा कहता है कि किसी भी देश में ऐसे कपड़े नहीं पहने जाते, मुझे पता है। वैसे उसका नाम वुचेन है, राशि वर्गो, और ये अपने दिमाग की मदद से किसी भी चीज को इधर उधर कर सकता है। एक बंदा जो कि मोरान के अंडर काम करता है, जी फेंगली, राशि सेजिटेरियस, और ये आग को कंट्रोल कर सकता है, वो कहता है कि ये लड़की पक्का हमारे राजा को मारने के लिए आई होगी, ऐसा करो कि इसे जेल में डाल दो। तभी ही बाइतांग आकर कहता है कि अगर ये हमलावर है तो इसे सीधा मौत की सजा क्यों नहीं दे देते। मोरान कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये लड़की मेरे यहाँ नाच गाने का काम करती है, ये बस गलती से तुम्हारे पुल में आ गई थी। बाइतांग कहता है कि अंकल आप झूठ मत बोलिए। तो मोरान कहता है कि तुम्हें तो मेरी बात माननी ही पड़ेगी, भले ही तुम एक राजा हो मगर मुझ जैसे पावरफुल नहीं, मेरे पास मिलिट्री का पूरा कंट्रोल है। ये सुनकर बाइतांग कहता है
कि अभी तो मैं इस लड़की को जाने दे रहा हूँ, मगर अगली बार नहीं छोड़ूंगा। आगे हमें फंगसियान को दिखाया जाता है, जो कि इस देश का जनरल है और उसके पास से शील्ड की पावर है। बाईतांग ने उसे मिलने के लिए बुलाया था, इसलिए वो राजमहल चाहता है। तो वहीं फेफे उठकर इस जगह को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। वो कहती है कि मैं कहाँ पर हूँ, तो सर्वेंट उसे बताती है कि तुम राजकुमार मोरान के महल में हो। ये सुनकर वो कहती है कि क्या यहाँ पर कोई शूटिंग चल रहा है? आप लोग मेरी बिना परमिशन के मुझे यहाँ पर कैसे ला सकते हैं? ये इलीगल है, जल्दी से बताओ कैमरा किधर है? सर्वेंट उसकी बात को समझ नहीं रही थी, तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। ऐसे में ही पूरे महल में हल्ला मच जाता है। फंगसियान के ऊपर तभी ही एक गमला गिरने वाला था कि वो अपनी शील्ड बनाता है, मगर उससे भी कुछ नहीं होता। फेफे के आसपास आते ही उसका जादू काम नहीं कर रहा था। ये देखकर वो काफी शॉक्ड होकर उसे कहता है कि तुम मुझे दोबारा हिट करो, तो वो मना करती है, मगर फंगसियान के कहने पर उसे मारना ही पड़ता है। उसे दोबारा चोट लगता देखकर शुनशन, वही पक्षियों से बात करने वाला, वो उसका मजाक उड़ाने लगता है कि तुम तो एक लड़की से हार गए। मोरान कहता है कि कोई इस बेचारे की पट्टी कर दो और तुम फेफे मेरे साथ चलो। वो उसे उसका नाम पूछता है, तो वो कहती है कि मेरा नाम फेफे है। वैसे ये कौन सा साल चल रहा है? तो वो उसे चाइनीज में कुछ बताता है। तो वो कहती है कि मैंने तो कभी भी हिस्ट्री की बुक में ये नहीं पढ़ा, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा पुराने जमाने में आ गई थी, मगर ये बात वो रियलाइज नहीं करती। आगे मोरान उसे खाना खिलाता है। अगले सीन में शुनशान उसे पूछ रहा था कि तुमने इस अजीब सी लड़की को क्यों बचाया? तो मोरान कहता है कि मैंने फ्यूचर में देखा कि ये लड़की हमारे देश के लिए कुछ बड़ा करने वाली है। तो वहीं जनरल फंगसियान बाईतांग से मिलने के लिए गया था। वो यहाँ पर उसे बता रहा था कि वो नई आई अजीब सी लड़की, उसके क्लोज आते ही मेरी पावर चली गई। उस लड़की में कुछ तो अजीब है। ये सुनकर वो उसका मजाक उड़ाता है। आगे उसका यूनुक उसे बता रहा था कि वो नई लड़की काफी अजीब सी बातें राजकुमार मोरान से कर रही थी। मुझे तो वो लड़की कोई पागल बेवकूफ आवारा लगती है। तो वहीं फेफे अभी अपना खाना खा रही थी कि एक छोटी लड़की उसका खाना चुरा कर भागती है। तो फेफे उसका पीछा करती है और ऐसे में ही वो डॉग हॉल से बाहर निकल जाती है। मार्केट में पुराने जमाने की चीजों को देखकर वो काफी एक्साइटेड हो रही थी कि वो सुनती है कि लोग बातें कर रहे हैं कि ऑफ्यूकस वाले लोग तो काफी ज्यादा गरीब होते हैं, भिखारी कहीं के। वैसे ऑफ्यूकस भी एक राशि का नाम है। तो वहीं बाईतांग की माँ उसकी शादी की बात कर रही थी। ये लड़की कुछ ज्यादा ही मीठा मीठा बोल रही थी, तो बाईतांग की माँ को ये लड़की काफी पसंद आ जाती है, मगर बाईतांग को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। फिर हम सबसे छोटे राजकुमार तांगतांग को देखते हैं। ये बाईतांग का छोटा भाई है। ये बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, इस वजह से लड़कियों में काफी पॉपुलर है और अभी वो लड़कियों से बचकर भाग रहा था। बाईतांग ने वुजिन से कहा था कि वो फेफे को फॉलो करे, क्योंकि उसे जानना था कि फेफे सचमुच में कोई हमलावर है या फिर नहीं। फेफे भी वुजिन को देख लेती है कि ये कब से मेरा पीछा कर रहा है, कि तभी ही वहाँ पर मोरान की एक आदमी शैनन आती है, जिसकी राशि लियो और इसके पास सोनिक कुंगफू की पावर है। इन दोनों को ही अपने अपने मास्टर से ये टास्क मिला था कि वो फेफे पर नजर रखे। वो जन शैनन को बार बार डाली कह के बुला रहा था, तो शैनन उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि मेरा नाम डाली नहीं बल्कि शैनान है। अभी तुम मेरा पीछा मत करो, वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़कर हाथ में रख दूंगी। वो दोनों झगड़ा करने में बिजी ही थे कि फेफे उनसे बचकर भाग जाती है और किसी कबर्ड में जाकर छुप रही थी, जहाँ पर तांगतांग पहले से ही मौजूद था। यहाँ पर इन दोनों की तो अच्छी खासी बन जाती है। इतना ही नहीं, तांगतांग तो फेफे की भागने में मदद भी करता है। आगे फेफे किसी होटल में जाकर रुकी हुई थी। जब वो सुबह उठती है तो इन सारी मछलियों को देखकर सोचती है कि ये तालाब का पानी जरूर राजमहल तक जाता होगा। जब वुचेन और शैनन उसे ढूंढते हुए आते हैं तो उनको पता चलता है कि ये तो तालाब के जरिए भाग गई है। शैनन जल्दी से मोरान के पास आकर उसे ये खबर देती है, तो वो कहता है कि हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो राजमहल ही गई होगी। तो वहीं फेफे राजमहल पहुंच गई थी, जहां पर एक्सीडेंटली वो बाईतांग के रूम में चली जाती है। जब बाईतांग वहां पर आता है तो उसे देखकर उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर उसका छोटा भाई तांगतांग छुपा हुआ है। वो कहता है कि तांगतांग इस तरह की हरकतें करना बंद करो, तुम अब बड़े हो गए हो। तभी ही वहाँ पर तांगतांग आता है तो वो कहता है कि अगर तुम यहाँ पर हो तो फिर ये कौन है। अब फेफे एक्सपोज हो गई थी।
वो कहती है कि जिया चेंग तुम भी यहाँ पर आ गए हो, चलो वापस चलते हैं। तो तंग तंग कहता है कि ये मेरा भाई है, इस देश का राजा, ये कोई जिया चेंग नहीं है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड होती है कि बाइतांग उसे जेल में डालने का ऑर्डर देता है। तो तंग तंग कहता है कि भाई ये मेरी फ्रेंड है, आप इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो कहती है कि जिया चेंग क्या यहाँ आने के बाद तुम्हारी याददाश्त चली गई है। वो यहाँ पर उसका एक फेवरेट गाना सुनाती है जो कि वो अपने कॉन्सर्ट में हमेशा ही गाता है। बाइतांग कहता है कि ये तो काफी बुरा नाचती है, सैनिकों इसे जेल में डाल दो। जब उसे जेल के अंदर लाया जाता है तो सभी सैनिक बातें कर रहे थे कि जब राजकुमार तांग तांग इसे बचाने आए तो हमें सोने का नाटक करना है। अगले दिन मोरान बाइतांग से मिलने आया था। वो उसे कहता है कि मैंने सुना कि तुमने फे फे को जेल में डाल दिया, मैं यहाँ पर उसे ले जाने आया हूँ। तो बाइतांग कहता है कि कल रात उसने मुझ पर हमला किया तो मैंने उसे जेल में डाल दिया। यहाँ पर फिर से इन दोनों के बीच में पावर को लेकर झगड़ा हो जाता है, जहाँ पर मोरान बाइतांग से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी मिलिट्री का कंट्रोल चाहिए तो तुम्हें 2 टास्क कंप्लीट करने होंगे। पहला 3 दिन के अंदर 10,000 लोगों से पिटीशन साइन कराओ एंड दूसरा 4 पावरफुल राशियों वाले लोगों से फाइट करो। अगर तुम इन 2 टेस्ट में पास हो गए तो मैं खुशी खुशी मिलिट्री की पावर तुम्हें दे दूंगा। तो वहीं जेल के अंदर फे फे सभी सैनिक और कैदियों का फ्री में इलाज कर रही थी। किसी को चमड़ी का रोग था तो किसी को हेडेक की प्रॉब्लम। आज रात तंग तंग फे फे को बचाने आता है तो सभी सैनिक सोने का नाटक करने लगते हैं। जब वो फे फे को यहाँ से लेकर जा रहा था कि उसका पैर किसी के ऊपर पड़ता है एंड वो बंदा जोर से चिल्लाता है, जिस वजह से पूरे जेल के लोग उठ जाते हैं। मगर तंग तंग को एक बार देखने के बाद वो लोग फिर से सो जाते हैं और तंग तंग फे फे को लेकर बाहर आ जाता है। तंग तंग यहाँ पर फे फे को ये बात बता रहा था कि मोरन ने उसे 2 टास्क दिए हैं, इसके जरिए वो जो चाहता है वो उसे मिल जाएगा। ये सुनकर फे फे को ये गलत फहमी हो जाती है कि जो चाहता है यानी कि जिया चेंग वापस जाना चाहता है। अगर उसने ये 2 टास्क कंप्लीट कर लिए तो वो यहाँ से वापस जा सकेगा। अगले दिन वो भी तंग तंग के साथ मिलकर 10,000 लोगों से पिटीशन में साइन कराने में लग जाती है। मगर जब कोई भी उसके पास नहीं आ रहा था तो वो तंग तंग की खूबसूरती का फायदा उठाती है। वो लोगों से कहती है कि तंग तंग से एक हक करो और पिटीशन में साइन करते जाओ। बेचारा तंग तंग वो भी अपने भाई के लिए ये सेक्रीफाइस करने को तैयार था। उन लोगों ने काफी लोगों की साइन इकट्ठा कर ली थी कि तभी ही वहाँ पर शैनान आकर कहती है कि ये सेफ नहीं है, तुम लोगों को ये अभी के अभी बंद करना होगा। अगर किसी ने राजकुमार तंग तंग पर हमला कर दिया तो क्या होगा। ये सुनकर इन दोनों को ये वाला आइडिया ड्रॉप करना पड़ता है। फे फे के लिए तो 10,000 लोगों से साइन करवाना बिल्कुल जिंदगी और मौत के सवाल जैसा था। इसलिए अगले दिन वो लोगों से गेम खिलवा कर उन सभी के पास से साइन करवा ही लेती है। आगे बाइतांग मोरान से कह रहा था कि मैंने 10,000 लोगों से पिटीशन साइन करवा लिया है। तो मोरान इस पर कहता है कि अब तुम दूसरे टास्क के लिए रेडी रहो। फे फे 10,000 लोगों से साइन करवाने में इतनी ज्यादा बिजी थी कि वो रात में सो भी नहीं पाई, तो अभी वो सो रही थी। बाइतांग उसे देखकर सोचता है कि इस लड़की ने मेरी मदद क्यों की होगी, आखिर में ये है कौन और कहां से आई है। वो जब उसे कंबल उठाने जाता है कि फे फे नींद में जिया चेंग का नाम ले रही थी तो वो सुनने के लिए उसके काफी क्लोज आ जाता है कि तभी ही वो उठ जाती है एंड सीधा जिया चेंग समझकर उसे किस कर लेती है एंड वापस से सो जाती है। ये देखकर बाइतांग काफी ज्यादा शॉक्ड था। अगले दिन तंग तंग उसे कह रहा था कि तुमने कल अच्छा काम किया, इसलिए मेरा भाई तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहता है, तुम जो चाहे वो मांग सकती हो। ये सुनकर वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि बाइतांग मेरे साथ उसी पुल में आए जहाँ पर हमारी पहली मुलाकात हुई थी। बाइतांग फे फे के साथ पुल में एक ही साथ जाने वाला था। इस बात को सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा शाय फील कर रहा था कि तंग तंग उसे कहता है कि अगर आपको नहीं जाना तो मैं चला जाता हूँ। यहाँ पर इन दोनों के ही मन में काफ़ी गंदे विचार चल रहे थे क्योंकि इन लोगों ने फे फे की बात को कुछ और ही समझ लिया था। तो वहीं फे फे सीन को रिक्रिएट करना चाहती थी ताकि वो अपनी टाइमलाइन में वापस जा सके। जब उसके पास बाइतांग आता है तो वो कहती है कि जिया चेंग हम जल्द ही वापस जाने वाले हैं। बाइतांग सोचता है कि जिया चेंग
अब ये जिया चेंग कौन है? कुछ भी ना होता देखकर फेफे सोचती है कि कुछ हो क्यों नहीं रहा कि तभी ही उसकी नजर बाइतांग के हाथ पर पड़ती है जहाँ पर कोई भी स्कार नहीं था। ये देखकर वो समझ जाती है कि ये लड़का जिया चेंग नहीं है। वो उस पर गुस्सा करती हुई वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में वो मार्केट में घूम रही थी। बेचारी के पास तो खाने तक के पैसे नहीं थे। पूरा दिन इसी तरह से बिना पैसों के इधर उधर भटकने के बाद उसका पाला एक कोठे की मालकिन से पड़ता है। वो कोठे की मालकिन फेफे को खूबसूरत समझकर उसे बहलाकर फुसलाकर कोठे के अंदर लाती है। फेफे को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सी जगह है। यहाँ कोठे की मालकिन उसे तैयार करके उसे समझा रही थी कि उसे कैसे बिहेव करना है कि तभी ही बाहर एक कस्टमर काफी गुस्सा कर रहा था। उसका ये कहना था कि उसे कोठे की सबसे सुंदर लड़की चाहिए वरना वो इसी तरह से तमाशा करता रहेगा। ये सुनकर कोठे की मालकिन फेफे को वहाँ भेज देती है। फेफे को यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये कस्टमर काफी ज्यादा गुस्सैल है तो मुझे इसे हैंडल करना है। वो उसे 3 4 5 चाटे लगा देती है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं कि अब क्या होगा, मगर वो कस्टमर कहता है कि तुम्हारा ये जंगली बिल्ली वाला एटीट्यूड मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। वो उसे उठाकर रूम में लेकर जाता है। अब फेफे को अंदाजा हो गया था कि वो कौन सी जगह पर है। वो उस आदमी से बचने के लिए अपना वही इलेक्ट्रिक शॉक वाला मशीन यूज करती है। उसके बाद वो वहाँ से भागकर बाहर आ जाती है। वो आज पूरे दिन से काफी ज्यादा भूखी थी, इसलिए किसी ऑफ्यूकस के भिखारी का ब्रेड लेकर खाने लगती है। अगले दिन जब वो उठती है तो मार्केट में एक बवाल हो रही थी। वहाँ पर सभी लोग ऑफ्यूकस के लोगों पर इल्जाम लगा रहे थे कि ये लोग तो चोरी करते हैं। हालांकि ऑफ्यूकस वाले लोगों ने कोई चोरी नहीं की थी, मगर सभी लोग उस पर बेबुनियादी इल्जाम लगा रहे थे। दरअसल में सभी राशि वाले लोग ऑफ्यूकस राशि वाले लोगों को काफी ज्यादा बुरा मानते हैं। जब फेफे ये देखती है तो वो ऑफ्यूकस वाले लोगों की मदद करने आ जाती है और इसी चक्कर में उसका इन सभी लोगों से झगड़ा हो जाता है। बाइतांग भी उसी रास्ते से गुजर रहा था तो वो भी इस तमाशे को देखने आता है। फेफे तभी ही गिरने वाली थी। बाइतांग उसे चाहता तो बचा सकता था, मगर वो ऐसा करता नहीं, गिरने देता है। अब फेफे को उस पर काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं। वो उसे मार रही थी तो वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने राजा को मारा। सैनिकों, इसे जेल में डाल दो। ये सुनकर वो वहाँ से भाग जाती है। तो वहीं तंग तंग 4 राशि वाले कंपटीशन के लिए तैयार था, मगर वहाँ पर तो कोई आता ही नहीं। तो दूसरी तरफ मोरन की टीम वाले वो तो भूल ही गए थे कि आज कंपटीशन जैसा भी कुछ है। फेफे बाइतांग से बचने के लिए मोरन के पीछे जाकर छुप जाती है। मोरन कहता है कि मेरी वुमन को टच करने की किसकी हिम्मत हुई। ये सुनकर वो ब्लश करने लगती है। यहाँ पर तो उसे कोरियन ड्रामा की वाइब आ रही थी। जब बाइतांग उसे इस तरह से ब्लश करते हुए देखता है तो उसे काफी गुस्सा आता है। तो वहीं तंग तंग को वहाँ पर इसी तरह से खड़े रहते रहते रात हो गई थी, मगर जब कोई भी नहीं आता तो वो कहता है कि मैं तो जीत गया। तो यहाँ पर ये सभी लोग, उनको अब जाके याद आता है कि आज उनका कंपटीशन था। फिर हमें रिजल्ट दिखाया जाता है कि फायर साइन वाले हार गए हैं और जो तंग तंग की टीम थी यानी कि वाटर साइन, वो लोग जीत गए हैं। अगले सीन में ये तीनों लोग मोरान के सामने माफी मांग रहे थे कि आज कंपटीशन था, ये बात तो हम भूल ही गए और हम कंपटीशन में ही नहीं गए। ये सुनकर मोरान उसे सजा देता है कि तुम तीनों लोग एक दूसरे को 20-20 कोड़े मारो। तो वहीं बाइतांग को खबर मिलती है कि ये ऑफ्यूकस वाले लोग आम जनता को परेशान कर रहे हैं। उनका सामान चोरी करके हमें उसे किसी भी तरह से रोकना होगा। तो बाइतांग कहता है कि जितने भी ऑफ्यूकस वाले लोग हैं उनको पकड़कर जेल में डाल दो। तो वहीं मोरान ने फेफे को बहुत सारी ज्वेलरीज गिफ्ट में दी थी। उन्हें देखकर वो काफी खुश हो ही रही थी कि अचानक से सैड हो जाती है ये कहकर कि इस जमाने में तो मोबाइल, वाईफाई, टीवी नहीं है, उनके बिना कहाँ कोई मजा। आगे वो महल में टहल रही थी कि मोरान उसे देखकर स्माइल करता है। शुनशियान उसे चाय पीने के लिए जब इनवाइट करता है तो वो उसे कहती है कि यहाँ की तो चाय बिल्कुल पानी जैसी है, चाय पीने से ज्यादा अच्छा मैं पानी पी लूं। शुनशियान उससे कहता है कि यह चाय बहुत ही ज्यादा महंगी है, कहीं तुम्हें बाद में पछतावा ना हो। ये सुनकर वो उस महंगी चाय को पीने आ जाती है, मगर उसे टेस्ट करने के बाद कहती है कि पानी में और इसमें कोई अंतर नहीं है। शुनशियान उसे पूछता है
कि मैं लैंग्वेज एक्सपर्ट हूँ, मैं एनिमल्स और पक्षियों की भाषाएं समझ सकता हूँ, तो तुम्हारे पास कौन सी सुपर पावर है? तो वो कहती है कि पता नहीं, पर देखो ना वो कौवा रोज ही मेरे कमरे के सामने आकर कां कां करता रहता है और आज तो उसने मेरे विंडो के सामने पॉटी ही कर दी, तो क्या तुम उससे बात करके यहाँ से भगा सकते हो? ये सुनकर वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मगर जब वो अपनी पावर यूज करने चाहता है तो फेफे की वजह से उसकी पावर नल्लीफाई हो जाती है, यानी कि उसका जादू काम ही नहीं करता। फेफे कहती है कि मुझे तो पता ही था कि तुम बस ऐसे ही हवा मार रहे हो, तुम तो गुड फॉर नथिंग हो। फेफे इतना कहती हुई चली जाती है। तो यहाँ शुनशान सोच रहा था कि आज मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ कि मेरी पावर काम नहीं की। रात में वो छोटी बच्ची आज फिर से खाना चुराने आती है, तो फेफे उसका पीछा करती हुई बाहर चली जाती है। इन दोनों को देखकर कहती है कि तुम लोग इस तरह से खाना क्यों चुरा रहे हो, आखिर में तुम लोग हो कौन? तो वो बूढ़े बाबा कहते हैं कि हम ऑफ्यूकस के लोग हैं और तुम भी हम में से एक हो। ये सुनकर वो काफी शॉक्ड होती है एंड कहती है कि क्या मैं भी एक ऑफ्यूकस हूँ, मगर ये बात आपको कैसे पता चली? तो वो कहते हैं कि ऑफ्यूकस वाले लोगों की बॉडी पर एक निशान होता है। ये सुनकर वो सोचती है कि इस बूढ़े बाबा को कैसे पता चला कि मेरी बॉडी पर एक ऑफ्यूकस का निशान है, कहीं इसने मुझे नहाते हुए देख तो नहीं लिया। आगे वो मोरान से जब मिलने जा रही थी तो वो सुनती है कि ये सभी लोग तो ऑफ्यूकस के लोगों को पकड़ने की बात कर रहे हैं। तो वो सोचती है कि मुझे यहाँ पर किसी को भी पता लगने नहीं देना है कि मैं भी एक ऑफ्यूकस हूँ, वरना ये लोग भी मुझे पकड़कर जेल में डाल देंगे। अगले सीन में शैनन ऑफ्यूकस के लोगों को पकड़ने के लिए गई थी कि एक ऑफ्यूकस वाला उसे दूर से देख रहा था। शैनन को भी भनक लग जाती है कि यहाँ पर कोई है, मगर जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर वू चैन आ गया था। वो यहाँ पर अपने प्यार का इजहार करते हुए कहता है कि दाली, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा खुश रखूंगा। शैनन उसे कहती है कि शादी गई तेल लेने और तू अपने अंदर की फीलिंग्स है उसे लगा दे आग, मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी है और मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि मेरा नाम शैनान है ना कि दाली। अगर आगे से मुझे दाली कह के बुलाया तो मैं तुम्हारे इस हैंडसम थोबड़े का वो हाल करूंगी कि चुड़ैल भी तुम्हें देखकर मुंह फेर ले। इतना कहकर वो जा रही थी कि तभी ही बीच में वो हमलावर आ जाता है और वू चैन ने उसका हाथ पकड़ लिया था। वो कहता है कि दाली, तुम्हारा हाथ इतना रफ क्यों है? ये सुनकर शैनन पीछे मुड़ती है क्योंकि उसका हाथ तो किसी ने भी नहीं पकड़ा था। जब ये लोग इस हमलावर को देखते हैं तो उसके पीछे भागते हैं। तो वहीं फेफे मोरान ने जो ज्वेलरीज उसे गिफ्ट में दी थी उन सभी को पहनकर वो मार्केट में घूम रही थी कि एक ऑफ्यूकस वाला उन सभी को चुरा कर वहाँ से भागता है। फेफे उसका पीछा करते करते एक गुफा तक आ जाती है जहाँ पर बहुत सारे ऑफ्यूकस वाले लोग आपस में बातें कर रहे थे कि अच्छा है कि हम जेल से भाग आए, मगर अभी भी सैनिक हमें ढूंढ रहे हैं। तो वो लोग यहाँ पर प्लान बनाते हैं कि हम लोग बायतांग को ड्रैगन वैली बुलाकर उसका क्रियाक्रम कर देंगे एंड फिर बायतांग की जगह पर राजगद्दी पर बैठ जाएंगे, फिर तो हम ऑफ्यूकस का ही राज होगा। ये सुनकर वो इस न्यूज को जल्दी से बायतांग को देने चाहती है, मगर उसे पता चलता है कि बायतांग राजमहल में नहीं है, वो पहले ही ड्रैगन वैली के लिए निकल चुका है। तो ये सुनकर वो तैरती हुई फिर से बाहर निकल जाती है। अब इस जमाने में तो कोई टैक्सी या फिर बस नहीं थी, इसलिए उसे गधे का ही सहारा लेना पड़ता है। तो वहीं तंग तंग देखता है कि बायतांग और मोरान एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। तो वो कहता है कि जब हम छोटे थे तो साथ में खेला करते थे, तब हम लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे, मगर अब पावर और पोजीशन की वजह से तुम दोनों ही मुंह सड़ा कर खड़े हो। तभी ही वहाँ पर एक ऑफ्यूकस वाला बंदा आ जाता है, तो उसको देखकर ये तीनों ही लोग उसका पीछा करते हैं। वेल ये तो उनके लिए एक ट्रैप था। वैली के अंदर बहुत सारे ऑफ्यूकस के लोग छुपे हुए थे जिसका निशाना बायतांग था। तभी ही वहाँ पर फेफे अपने गधे के साथ आ जाती है और उनको ऑफ्यूकस वाले लोगों का प्लान बताती है कि तभी ही अचानक से तीरों की बरसात उन पर शुरू हो जाती है। फेफे डर के मारे नीचे बैठ गई थी, तो ये तीनों लोग उन तीरों को डॉज कर रहे थे। फेफे देखती है कि एक तीर बायतांग को लगने वाला है, तो जैसे ही वो उसे बचाने के लिए आगे आती है कि वो तीर उसके हाथ में लग जाता है। मोरान कहता है कि इसे यहाँ से लेकर दूर जाओ। जब वो दोनों जा रहे थे तो कुछ हमलावर उसके पीछे आते हैं। एक हमलावर ने फेफे को हॉस्टेज बना लिया था,
तो बाइतांग कहता है कि इसे मारना चाहते हो तो मार सकते हो, ये लड़की मेरे लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सुनकर फेफे को उस पर काफ़ी गुस्सा आता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा निर्दयी हो। पर तभी ही वहाँ पर मोरान आकर उसे बचाता है एंड फिर उन हमलावरों को मारने उसके पीछे भागता है। बाइतांग देखता है कि फेफे को चोट लगी है, तो वो जैसे ही उसे टच करने चाहता कि वो कहती है कि इसे टच मत करो, ये काफ़ी दुख रहा है। वो जैसे ही अपना रुमाल बांधने चाहता कि वो मना करती है कि ऐसा मत करो, मुझे काफ़ी दर्द हो रहा है, मगर फिर भी वो उसके घाव को सील कर देता है। तभी ही वहाँ पर मोरान आकर बताता है कि वो सारे लोग तो वैली के अंदर भाग गए, कोई भी हाथ नहीं आया। वो फेफे को घायल देखकर उसे उठाकर ले जाना चाहता था, मगर बाइतांग ये काम उससे पहले कर देता है। आगे शेनान और बाकी सभी सैनिक वहाँ पर आ गए थे, तो बाइतांग सभी को ऑर्डर देता है कि यहाँ पर जितने भी सस्पेक्ट हो उन सभी को पकड़ लो। ये सुनकर शेनान फेफे को भी जेल के अंदर डाल देती है, क्योंकि सस्पेक्ट तो वो भी थी। फेफे जेल के अंदर आकर सीधा अपनी जगह पकड़ने वाली थी, मगर सभी सैनिक उसे खाना खाने के लिए बुलाते हैं, तो वो उन लोगों के साथ बैठ जाती है। 2 दिनों के बाद मोरान को जब पता लगता है कि बाइतांग ने फेफे को जेल के अंदर डाल दिया है, तो वो उसे झगड़ा करने पहुंच जाता है। यहाँ बाइतांग को भी पता नहीं था कि उसने फेफे को जेल के अंदर डालने का ऑर्डर दिया। बाइतांग फेफे को छुड़ाने चाह रहा था, मगर मोरान कहता है कि वो मेरे महल की डांसर है, तो तुम उसकी फिक्र मत करो। आगे मोरान काफी चिंता में उसे जेल में देखने आ रहा था कि वो देखता है कि ये मैडम तो यहाँ पर मजे से सभी लोगों के साथ गेम खेल रही है। ऊपर से गेम में भी वो चीटिंग करके बार बार जीत रही है, तो उसकी ये हरकत मोरान को काफी ज्यादा क्यूट लगती है। जब वो यहाँ से जा रही थी तो सभी सैनिक कहते हैं कि यहाँ पर आती रहना, हम लोग इसी तरह से गेम खेलेंगे। अगले सीन में बाइतांग ने मोरान को मिलने के लिए बुलाया था, जहाँ पर वो उसे बताता है कि मैं फेफे को राजमहल लाना चाहता हूँ और उसे नीचे दर्जे की ऑफिशियल बनाना चाहता हूँ। तो ये सुनकर वो कहता है कि फेफे ऐसा छोटा काम बिल्कुल भी नहीं करेगी, मगर बाइतांग के सामने मोरान की एक भी नहीं चलती, इसलिए वो काफी ज्यादा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। आगे वापस आने के बाद मोरान फेफे को ये बता रहा था कि अब से तुम राजमहल जा रही हो, मगर वहाँ बचकर रहना, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे शातिर लोग रहते हैं। फेफे उसे कहती है कि तुम्हारे पास फ्यूचर देखने की पावर है ना, तो तुम जरा मेरा फ्यूचर देखो कि मैं फ्यूचर में क्या करने वाली हूँ, कहीं मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं हो रहा। तो वो कहता है कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये अपने आप हो जाता है। अगले सीन में वो सोच रही थी कि ये बाइतांग का बच्चा मुझे राजमहल क्यों बुला रहा है, कहीं वो मुझे जेल में डालकर मारना तो नहीं चाहता। आगे वो उस बूढ़े बाबा से सामने से मिलने के लिए गई थी, क्योंकि अगर वो कोई सचमुच की ऑफ्यूकस होगी तो बाइतांग तो उसे नहीं छोड़ेगा। वो उसे पूछ रही थी कि आप मेरा निशान देखकर मुझे बताइए कि मैं ऑफ्यूकस हूँ या नहीं। तो वो कहते हैं कि तुम तो हमारी रानी हो, यानी कि तुम ऑफ्यूकस राशि में सबसे ज्यादा पावरफुल हो। ये सुनकर वो उसे कहती है कि आप ना यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए मत आना, खामखा आप लोग मुझे भी फंसा देंगे। आगे हम यानरान को देखते हैं, वही लड़की जिसकी बाइतांग की माँ बाइतांग से शादी करवाना चाहती है। दरअसल में यानरान को बाइतांग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसे तो मोरान पसंद है और अभी वो उसे नहाते हुए चोरी चुपके देख रही थी। यानरान के पास इनविजिबिलिटी यानी कि गायब होने की पावर है और वो ऐसे ही रोज मोरान को नहाते हुए देखने आती है, मगर आज फेफे की वजह से उसकी ये पावर नलिफाई हो जाती है, जिस वजह से वो सभी लोगों को दिखाई दे रही थी। यानरान देखती है कि ये लड़की तो मुझे देख पा रही है, तो वो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है कि कहीं मेरा भंडा फूट ना जाए। तभी ही मोरान बाहर निकलता है, तो वहाँ पर सिर्फ फेफे ही थी। तो मोरान को ऐसा लगता है कि यही लड़की मुझे रोज नहाते हुए देखने आती है। फेफे उसे समझाने की भी काफी कोशिश करती है कि मैं वो नहीं थी, वो तो कोई और था, मगर वो उसकी एक नहीं सुनता। आगे फेफे राजमहल आ गई थी। उसे तो ऐसा लग रहा था कि बाइतांग उसे कोई अच्छी सी पोजीशन देगा, मगर उसे तो यहाँ नौकरों वाले काम करने पड़ते हैं। दूसरी तरफ वुचन कह रहा था कि तुमने तो फेफे को राजमहल अपने पास बुला लिया, मगर मेरा क्या होगा, मेरी दाली। तो यूनुक कहता है कि तुम्हारी शादी अभी उससे नहीं हुई है, तो तुम उसे मेरी दाली कहना बंद करो। वुचन कहता है कि तुम चुप रहो ना, आज नहीं तो कल मेरी शादी उससे हो ही जाएगी। हाँ तो मैं कहाँ पर था, मेरी दाली वो थोड़ी गुस्सैल है, बदतमीज है, मुझे हमेशा ही मारने की धमकी देती रहती है,
मगर फिर भी मैं उसे काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। ये यहाँ पर ऐसे ही चालू हो जाता है तो बाइतांग फेफे के बारे में सोच रहा था। तो वही मेन सर्वेंट लेडी फेफे के पास से सभी लोगों के कपड़े धुलवाती है एंड उसके बाद फेफे के पास से सफाई करवाती है। फेफे ने अपना काम पूरा कर लिया था तो वो फिर से जगह को गंदा करके कहती है कि इसे फिर से साफ करो। इतना ही नहीं, वो सभी सर्वेंट का काम उसे देकर वहाँ से चली जाती है। तो फेफे को उस पर काफी गुस्सा आता है और गुस्से में ही वो बाल्टी में भरा गंदा पानी पीछे फेंकती है, जो कि सीधा बाइतांग को जाकर लगता है। वो कहती है कि माफ करना, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। वैसे बाइतांग यहाँ पर स्पेशली फेफे को देखने आया था कि तभी ही उस पर हमला हो जाता है। बाइतांग इस सिचुएशन को काफी अच्छे से हैंडल करता है कि तभी ही वहाँ पर फंक्सियन कुछ सैनिकों के साथ आकर उस हमलावर को पकड़ लेता है। आगे बाइतांग जब कहता है कि फेफे तुम मेरी चोट पर दवाई लगा दो, तो ये चीज उस मेन सर्वेंट लेडी को जरा सी भी पसंद नहीं आती, क्योंकि वो लड़की बाइतांग को पसंद करती है। फेफे बाइतांग की जब ड्रेसिंग कर रही थी तो वो उसे ही देखे जा रहा था। आगे वो उसे पूछता है कि कहीं तुम्हें कोई चोट लगी है। वो उसकी चोट को देखने आ ही रहा था कि वो दूर दूर उसे भाग रही थी, मगर वो उसे अपने क्लोज खींचकर जैसे ही उसे किस करने चाहता कि उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। फेफे कहती है कि ये मैंने नहीं किया, ये गलती से हो गया है। अगले दिन बाइतांग इंजर्ड है ये जानकर यानरन उसे देखने आई थी, तो यहाँ पर उसका सामना फेफे से होता है। यानरन उसे देकर भाग रही थी कि कहीं ये लड़की मेरा फंडा ना फोड़ दे कि मैं रोज ही मोरान को नहाते हुए देखने चाहती हूँ, मगर फेफे उसे पकड़ ही लेती है। जब उसे ये पता लगता है कि यानरन मोरान को काफी पसंद करती है, मगर बड़ों की वजह से उसे बाइतांग से शादी करनी पड़ रही है, तो ये जानकर वो उसे कहती है कि देखो, तुम जिसे प्यार करती हो तुम्हें उसी से ही शादी करनी चाहिए। वो यहाँ पर उसे काफी मोटिवेट कर रही थी, तो यानरन उसे पूछती है कि क्या तुम बाइतांग को पसंद करती हो, तो वो कहती है कि नहीं, मुझे वो भला इडियट क्यों पसंद आएगा। बातों ही बातों में ये दोनों एक दूसरे की फ्रेंड बन जाती है। यानरन उसे बताती है कि यहाँ पर सभी लोगों के पास पावर होती है, मेरे पास इनविजिबिलिटी की पावर है। ये सब सुनकर फेफे काफी एक्साइटेड हो रही थी। तभी ही वहाँ पर बाइतांग आता है, तो यानरन वहाँ से चली जाती है। बाइतांग उसे कहता है कि कल तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हें प्रमोट कर रहा हूँ। अगले दिन यानरन और तंग तंग दोनों ही मिलकर फेफे और बाइतांग को गड्ढे में डाल देते हैं ताकि उन दोनों के बीच में कुछ हो और वो दोनों साथ आ जाए। यहाँ फेफे के मन में तो बहुत सारे ख्याली पुलाव पक रहे थे, मगर वो उसे कहता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, वरना हम लोग यहीं पर ही मर जाएंगे। अब मरने की बात सुनकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि कोई मदद करो, कि तभी ही वहाँ पर ऑफ्यूकस वाले लोग आते हैं। फेफे उन लोगों से मदद मांग रही थी, तो वो कहता है कि ये लोग हमारी मदद नहीं करेंगे, ये लोग ऐसे ही होते हैं। फेफे उसे कहती है कि लगता है कि तुम ऑफ्यूकस वाले लोगों से काफी नफरत करते हो, मगर तभी ही ऑफ्यूकस वाले लोग उन दोनों की मदद करते हैं। आगे ये लोग उन दोनों की रास्ता दिखाने में भी उसकी मदद कर रहे थे। बाइतांग ने फेफे को उठाया था क्योंकि उसके पैर में चोट लग गई थी। वो उसे कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा भारी हो, थोड़ा कम खाया करो। आगे वो दोनों एक गांव में आ गए थे जहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑफ्यूकस के ही लोग रहते हैं। कोई आकर इन्हें बताता है कि आज गांव में न्यूबॉर्न बेबी का जन्म हुआ है, तो सभी लोग वहां देखने गए हैं। फेफे भी ये सुनकर काफी एक्साइटेड होकर वहां देखने जाती है। उसे इस तरह से कूदते फुदकते देखकर बाइतांग कहता है कि तो तुम्हारा पैर अब ठीक हो गया। ये सुनकर वो जल्दी से टॉपिक चेंज करने लगती है। अगले सीन में सभी लोग गेहूं हवा में फेंककर सेलिब्रेशन कर रहे थे क्योंकि बेबी काफी ज्यादा हेल्थी पैदा हुआ था। बाइतांग तो फेफे को इस तरह से खुश देखकर खुद भी खुश हो जाता है। आगे वो दोनों इस गांव में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ बाइतांग को ये रियलाइज होता है कि अब वो फेफे को पसंद करने लगा है। जब वो राजमहल वापस आ गया था तो वो फेफे के ही बारे में सोच रहा था कि वहाँ पर तंग तंग आकर उसे चिढ़ाने लगता है एंड कहता है कि आप जब फेफे के साथ थे तब आपको कैसा फील हुआ। बाइतांग बताता है कि जब मैं उसके क्लोज गया तो मानो जैसे मेरे ऊपर बिजली आकर गिरी हो, मुझे ऐसा लगा। तंग तंग इसका मतलब तो कुछ और ही निकाल लेता है, मगर बाइतांग तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक की बात कर रहा था। आगे रात में उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो फेफे से मिलने चला जाता है, मगर यहाँ आकर वो चुपचाप बैठ गया था, कुछ बात ही नहीं कर रहा था। तो फेफे उसे कहती है कि मैं जो बोलती हूँ
तुम्हें वो बोलना होगा। यहाँ पर वो उसे एक रोमांटिक लाइन सिखा रही थी, मगर उससे तो ये होता ही नहीं, इसलिए वो उसे कहती है कि तुम सच में एक बुद्धू हो। अगले दिन वो उसके पास आकर उसे कहती है कि ओए बुद्धू, मैं तुम्हें रिपोर्ट देने आई हूँ। ये सुनकर बाइतंग सभी नौकरानियों को वहाँ से निकालकर फेफे से कहता है कि अब पूरे कमरे की सफाई तुम करोगी। वो कहती है कि मेरी हाइट थोड़ी कम पड़ रही है, मैं ऊपर तक सफाई नहीं कर पा रही। ये सुनकर बाइतंग पूरे कमरे की सफाई करने लगता है तो फेफे उसकी कुर्सी पर बैठकर फ्रूट्स खा रही थी। अगले सीन में वो उसके लिए इंक बनाते बनाते ही सो गई थी तो बाइतंग को यहाँ पर एक मस्ती सूझती है। वो फेफे की मूछें बना देता है। सभी लोग उस पर काफी ज्यादा हंस रहे थे। जब वो खुद को आईने में देखती है तो उसे बाइतंग पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अगले सीन में शैनन, यानरान और फेफे का ब्यूटी पार्लर चालू था। यहाँ पर बातों ही बातों में शैनन को ये रियलाइज होता है कि वो बिल्कुल लड़कों जैसी है, उसे प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर उसका इसी तरह का चलता रहा तो एक दिन वो कुंवारी ही मर जाएगी। इसलिए अब वो वूचेन को एक मौका देने के बारे में सोचती है। वूचेन बेचारा जो कि मौके की तलाश में था, उसकी विश पूरी हो जाती है। आगे फेफे उस बूढ़े बाबा के साथ थी। वो उसे यहाँ पर बता रहे थे कि हम ऑफ्यूकस वाले अपनी पावर से किसी को भी हील कर सकते हैं और अपनी पावर की मदद से किसी की भी पावर को छीन सकते हैं। यानी कि हम जब भी फील्ड में आए तो किसी की भी पावर हमारे सामने काम नहीं करती। यहाँ पर वो फेफे को हीलिंग करना सिखा रहे थे कि अगर किसी को चोट लग जाए तो उस इंसान को उसे कैसे ठीक करना है। तो वहीं यानरान फिर से आज मोरान को नहाते हुए देख रही थी, मगर जैसे ही फेफे उसके पास आती है तो वो एक्सपोज हो जाती है। मोरान को बाहर से कुछ आवाज आती है तो वो देखने जाता है तो यानरान तब तक वहाँ से भाग चुकी थी और मोरान के हाथ आज फिर से फेफे लग जाती है। मोरान कहता है कि तुम फिर से, वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि भाई मैं वो नहीं थी, मगर वो कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, दरअसल में मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं चाह कर भी तुम्हें अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। दूर से यानरान भी ये सब कुछ सुनती है। मोरान जैसे ही उसे किस करने चाहता कि यानरान वहाँ से चली जाती है। वैसे ये वही वाला सीन था जो कि मोरान ने अपने फ्यूचर विजन में देखा था। फेफे उसे किस करने नहीं देती एंड दूर थका दे देती है। वो उसे कहती है कि देखो मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। इतना कहकर वो यानरान को सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए चली जाती है। अगले सीन में मोरान काफी ज्यादा सैड था रिजेक्शन की वजह से कि तभी ही उसे बताया जाता है कि आज सभी राशियों के मास्टर की एक मीटिंग है। यहाँ पर सभी लोग ये फैसला लेते हैं कि ऑफ्यूकस राशि की कुर्सी को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि ऑफ्यूकस राशि का राजा तो कब का मर चुका है और ये ऑफ्यूकस राशि वाले लोग अब बगावती हो गए हैं। अगले सीन में वही मेन सर्वेंट लेडी बाइतंग को अचानक से ही हक कर लेती है तो उसे ऐसा लगता है कि ये शायद फेफे है, मगर जब वो उसे देखता है तो वो दूर उसे धक्का दे देता है। वो उसे कहती है कि रानी माँ ने मुझे ये ऑर्डर दिया है कि मैं तुम्हारी कॉन्क्यूबाइन बनूं, मैं उस फेफे से तो कहीं लाख गुना बेहतर हूँ, तो तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते। वो कहता है कि तुम यहाँ से अभी के अभी बाहर निकलो। वो जब जा रही थी तो फेफे को आता देखकर बाइतंग को जबरदस्ती हक करने लगती है एंड फेफे को ऐसा दिखाती है मानो जैसे बाइतंग उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। ये सब देखकर फेफे को बाइतंग पर काफी गुस्सा आता है एंड वो वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ बाइतंग उसे दूर धकेलते हुए कहता है कि तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, रानी माँ की वजह से इस बार तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, मगर अगली बार ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। मगर इस धमकी से इस नौकरानी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फेफे और बाइतंग के बीच में आग लगाकर चली जाती है। अगले सीन में सभी लोग जंगल में यानरान को ढूंढ रहे थे क्योंकि वो मोरान से नाराज होकर जंगल की ही तरफ चली गई थी। तो यानरान वो तो अपने ही कमरे में थी एंड कह रही थी कि मोरान किसी और को कैसे पसंद कर सकता है, वो मुझे पसंद क्यों नहीं करता। वो मोरान के ही गम में कुछ ज्यादा ही खाना खा रही थी। तो वहीं जी फेंगली यानरान को ढूंढते हुए काफी दूर जंगल में आ गया था तो कुछ गुंडे उसे किडनैप कर लेते हैं। तो इन दोनों का तो यहाँ पर रोमांस चल रहा था। वूचेन उसे शादी के लिए पूछता है तो वो इसके जवाब में उसे किस करती है। शांगयू देखता है कि उसके फ्रेंड जी फेंगली को तो कुछ लोग पकड़ कर ले जा रहे हैं
तो वो उसे बचाने के लिए उन गुंडों की टोली में शामिल हो जाता है। इन लोगों को यानरान को ढूंढते हुए रात से दिन हो जाता है, मगर वो तो उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। तो यहाँ पर मोरान और बाइतांग के बीच में फिर से झगड़ा हो गया था। दरअसल में ये दोनों जब भी साथ होते हैं तो बिना झगड़ा किए हुए नहीं रह पाते। फेफे उन दोनों को ही डांट लगाती है कि यानरान का कोई अता पता नहीं और तुम्हें बस झगड़ा करने की पड़ी है। वो मोरान से कहती है कि अगर यानरान नहीं मिली तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तुम ही नहीं उसे हर्ट किया है। तो वहीं यानरान, उसे तो आज बहुत सारा खाना खाने के बाद काफी अच्छी नींद आई थी। वो तो मजे से मीटिंग में आती है। जब सभी लोग उसे मीटिंग में देखते हैं तो वो लोग काफी शॉक्ड होते हैं कि हम लोग इसे पागलों की तरह जंगल में ढूंढ रहे थे और ये मैडम तो अपने ही कमरे में थी। तो वहीं शांग्यू देखता है कि ये सारे गुंडे सभी किडनैप किए हुए लोगों को एक प्रकार की दवाई खिला रहे हैं, जिससे इंसान अपने होश में नहीं रहता एंड बिल्कुल जानवरों की तरह बिहेव करने लगता है, मानो जैसे कोई भूखा भेड़िया हो। मोरान को जब पता लगता है कि जी फेंगली और शांग्यू अभी तक वापस लौट कर नहीं आए तो शुनशान उसे कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, वो दोनों ऑफ्यूकस के लोगों को पकड़ने गए होंगे, वो लोग जल्दी ही वापस आ जाएंगे। तो वहीं जैसे ही शांग्यू को एक चांस नजर आता है तो वो जी फेंगली को बचाने के लिए चला जाता है, मगर वो गुंडा तभी ही उसे मारकर रण में फेंक देता है। अगले सीन में बाइतांग जब फेफे से मिलने आता है तो वो उसे नाराज थी, क्योंकि उसने बाइतांग को उस मेन सर्वेंट लेडी के साथ फ्लर्ट करते हुए देख लिया था। ये जानकर बाइतांग उसे पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है एंड कहता है कि रानी चाहती है कि मैं उसे शादी कर लूं एंड उसे अपनी कॉन्क्यूबाइन बना लूं, मगर वो लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखो, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से ही तुम मुझे काफी पसंद आ गई हो। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जब वो वापस आती है तो यानरान उसे मिलने के लिए आई थी। यानरान को परेशानी में देखकर वो उसे कोठे में मजे करने के लिए ले जाती है। थोड़ी देर के बाद कोठे की मालकिन उन दोनों को धक्के मारकर बाहर निकालती है एंड कहती है कि आगे से यहाँ पर मत आना। अभी ये दोनों बहुत ही ज्यादा ड्रंक थी। फेफे कहती है कि मैं तो मॉडर्न जमाने की हूँ, मगर फिर भी मुझे ये इडियट कैप्रिकॉन कैसे पसंद आ गया। तो वहीं यानरान कह रही थी कि मैं मोरान का दिल जीतने के लिए काफ़ी कोशिश कर रही हूँ, मगर वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं। अब मैं ऐसा क्या करूँ कि वो मुझे पसंद करने लगे। अगले दिन हम देखते हैं कि शांग्यू जिंदा है। तो वहीं बाइतांग फेफे से मिलने के लिए आया था, क्योंकि उसे फेफे की बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी। तंग की वजह से बाइतांग के गाल पर एक छोटी सी चोट लग गई थी, तो वो कहती है कि रुको, मैं मेडिसिन बॉक्स को लेकर अभी आई। ये सुनकर वो उसे कहता है कि अगर ये घाव जहरीला हुआ क्या फिर भी तुम इसे शक करोगी। तो ये सुनकर वो उसके क्लोज आ ही रही थी कि वो उसे किस कर लेता है। वो उसे बताता है कि मैं तुम्हें काफी पसंद करता हूँ। तो ये सुनकर वो लुढ़कती हुई वहाँ से चली जाती है। आगे हमें इन दोनों के काफी रोमांटिक सीन दिखाए जाते हैं। यहाँ पर फेफे उसे काफी बार हिंट देती है कि वो उसे किस करे, मगर बाइतांग तो कुछ समझता ही नहीं। तो वो आखिर में हार मान लेती है, मगर तभी ही वो उसे किस करता है। आगे 4 राशियों वाला कंपटीशन शुरू हो गया था। ये बिल्कुल जंग के मैदान में युद्ध लड़ने जैसा था, मगर यहाँ पर कोई भी खून खराबा नहीं होगा। मगर जी फेंगली को जिन गुंडों ने किडनैप किया था वो इस कंपटीशन का पूरा फायदा उठाते हैं। वो लोग सैनिकों का भेष बदलकर कंपटीशन में सचमुच का खून खराबा करने चले जाते हैं। जब बाइतांग को इसके बारे में पता चलता है तो वो मोरान से लड़ने चला जाता है कि इस कंपटीशन में तो सभी नकली हथियार यूज होने वाले थे, तो तुमने मेरे आदमियों को मारने की हिम्मत कैसे की। ये दोनों तो आज सचमुच में एक दूसरे को मार ही देते कि तभी ही कोई आकर उसे बताता है कि हमला बाहर से हुआ है। ये सुनकर ये दोनों ही रुक जाते हैं। मोरान बाइतांग से कहता है कि तुम्हारे डैड ने मरने से पहले मुझे मिलिट्री का कंट्रोल दिया था। उन्होंने मुझे बताया था कि बाइतांग जब तक आर्मी को लीड करने के लायक ना हो जाए तब तक मैं ही मिलिट्री का कंट्रोल अपने हाथ में रखूं। इतना कहकर वो उसे मिलिट्री का टोकन देता है। बाइतांग इस टोकन की मदद से जैसे ही आर्मी को लीड करने चाहता कि तभी ही उस पर हमला हो जाता है। मोरान जल्दी से उस टोकन को अपने हाथ में लेकर कहता है कि जैसा कि हमारे महाराज ने ऑर्डर दिया वो हमारे सैनिकों को मारे, उससे पहले ही हमें उन सभी गुंडों को पकड़ना होगा। तो फेफे जल्दी से बाइतांग का इलाज करने के लिए पहुंच जाती है।
बाइतांग फेफे के कहने पर सभी लोगों को वहां से जाने को कह देता है। सभी के जाने के बाद वो अपनी पावर की मदद से उसे हील कर रही थी। तो बाइतांग ठीक होने के बाद उसका वो ऑफ्यूकस का निशान देख लेता है। वो कहता है कि तुम तो ऑफ्यूकस की रानी हो। फेफे कहती है कि देखो, मुझे भी ये बात हाल ही में ही पता चली, मैं भी नहीं जानती थी कि मैं ऑफ्यूकस की रानी हूँ। वो कहता है कि तुम जानती भी हो क्या कि तुम्हारे ऑफ्यूकस के लोगों ने क्या किया है। अच्छा होता कि मैं तुमसे कभी मिलता ही नहीं, तुम मेरी नज़रों से कहीं दूर चली जाओ, क्योंकि मुझे अब तुम्हें देखना नहीं है। फेफे नहीं जा रही थी तो वो जोर से चिल्लाता है। तंग तंग देखता है कि फेफे यहाँ से रोती हुई गई है, तो वो बाइतांग से जाकर कहता है कि भले ही फेफे ऑफ्यूकस की रानी हो, मगर उसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। ऑफ्यूकस होना उसके हाथ में नहीं था, ये सारा तो नसीब का खेल है। हम सभी लोगों को पता है कि वो कितनी अच्छी इंसान है, इसलिए तुम उसके ऊपर ज्यादा हर्ष मत बनो। इस पर बाइतांग कहता है कि ऑफ्यूकस के पिछले राजा ने हमारे राजा यानी कि उसके डैड को मार डाला था, तो रानी माँ को अगर पता चला कि फेफे ऑफ्यूकस की रानी है तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी, उसका यहाँ से जाना ही बेहतर रहेगा, इस तरह से वो जिंदा रह पाएगी। तो दूसरी तरफ फेफे जा रही थी तो वहीं सारे गुंडे उसे पकड़कर वहीं वाली दवाई पिला देते हैं। उस दवाई को पीने के बाद उसके अंदर पावर बढ़ गई थी एंड उसकी बॉडी हवा में फ्लोट होते हुए ऑफ्यूकस के सारे लोगों को पावर दे रही थी। इन ऑफ्यूकस के लोगों की पावर बढ़ने के बाद ये सभी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। दरअसल में उन गुंडों ने ऑफ्यूकस के लोगों को ही वो ड्रग खिलाया था, जिस वजह से वो बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रहे थे। लेकिन अब फेफे की वजह से इन ऑफ्यूकस के लोगों की पावर और भी ज्यादा बढ़ रही थी। तभी ही वहाँ पर शंग्यू आकर कहता है कि ये सभी ऑफ्यूकस के मासूम लोग हैं, इनको दवाई खिलाकर जानवर बना दिया गया है, ये लोग अभी अपने होश में नहीं है। तभी ही ये सभी लोग देखते हैं कि फेफे की बॉडी किस तरह से हवा में फ्लोट कर रही है। फेफे बाइतांग को जान से मारने आ ही रही थी कि बाइतांग उसके पेट में तलवार घुसेड़ देता है। खून निकलने के बाद उस दवाई का असर कम हो रहा था और फेफे होश में आ रही थी, इसलिए वो उस तलवार को और भी ज्यादा अंदर घुसेड़ देती है ताकि वो बिल्कुल ठीक हो सके। पर बाइतांग उसे ऐसा करते देखकर जल्दी से तलवार को बाहर निकाल लेता है। फेफे मरने की हालत में आ गई थी। वो उससे कहती है कि मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, मुझे भी हाल ही में ही पता चला कि मैं एक ऑफ्यूकस हूँ। बाइतांग को अभी बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा था। अगर उसने अभी फेफे को तलवार नहीं मारी होती तो वो एक शैतान बन जाती एंड सभी लोगों को खत्म कर देती। बाइतांग को अपनी मासूम प्रजा को बचाने के लिए ये कदम उठाना पड़ा। फिर हमें बताया जाता है कि फेफे और बाकी सभी ऑफ्यूकस वाले लोगों को पकड़कर जेल के अंदर डाल दिया गया है। तो वहीं मिलिट्री की पावर मिलने के बाद बाइतांग को ऑफिशियली राजा बना दिया जाता है और आज उसकी ताजपोशी थी। अगले सीन में तंग तंग बाइतांग से कह रहा था कि फेफे को जेल से रिहा करो, मगर वो मना करता है क्योंकि अगर फेफे बाहर निकल गई तो रानी माँ पक्का उसे मार डालेगी। तंग तंग उसकी ये बात नहीं समझ पाता एंड खुद जेल जाकर उसे छुड़ाने वाला था कि वो देखता है कि फेफे तो यहाँ से गायब है। तो दूसरी तरफ फेफे को रानी माँ ने पकड़ लिया था। रानी माँ उससे कह रही थी कि पिछले ऑफ्यूकस के राजा ने हमारे राजा यानी कि बाइतांग के डैड को मार डाला, तो फेफे भी ऐसी ही होगी, वो यहाँ पर बाइतांग को मारने ही आई होगी। वो सैनिकों को ऑर्डर देती है कि जल्दी से इस पर तीर चलाना शुरू करो। फेफे बंधी हुई थी और ये सभी लोग अपना धनुष लिए खड़े थे। तभी ही वहाँ पर मोरान आकर कहता है कि माँ, आप ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि फेफे मेरी होने वाली वाइफ है, आप इसे नहीं मार सकती। मगर रानी माँ नहीं मान रही थी तो मोरान अपनी माँ के खिलाफ चला जाता है। वो कहता है कि अगर ये लड़की ऑफ्यूकस की रानी है तो मैं इसकी साइड रहूंगा, ये मेरी वुमन है तो इसको बचाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। तभी ही वहाँ पर बाइतांग भी फेफे को बचाने पहुँच जाता है तो उसे पता चलता है कि मोरान ने तो झूठ बोला है, इसलिए वो उसका साथ देता है कि हाँ, मैं इन दोनों की सगाई के दौरान वहीं पर ही था। ये सुनकर रानी माँ मुंह बिगाड़ती हुई वहाँ से चली जाती है और मोरान फेफे को उठाकर अपने महल लेकर जा रहा था। वेल ये वही विजन है जो कि मोरान ने अपने फ्यूचर में देखा था। आगे बाइतांग बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था, इसलिए फेफे का नाम लिखे जा रहा था। तो यूनुक कहता है कि अगर आपको फेफे की इतनी ही परवाह थी तो उसे मोरान के साथ क्यों जाने दिया। अब इस बात का दुख तो सिर्फ बाइतांग ही जाने, क्योंकि अगर वो रानी माँ के सामने झगड़ा करने लगता
तो वो तो फेफे को पक्का मार ही डालती। मोरान के झूठ में उसका साथ देने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। तो दूसरी तरफ यानरान फेफे को देखने आई थी। यहाँ पर सभी लोगों को फेफे की काफी फिक्र हो रही थी और किसी को भी ये परवाह नहीं थी कि वो एक ऑफ्यूकस है। मोरान ने तो सभी बड़े बड़े डॉक्टर्स को हायर किया था ताकि वो फेफे का इलाज कर सके। बाइतांग आधी रात में अपने फेस को कवर करके उसे देखने आता है। वो कहता है कि फेफे प्लीज मुझसे नफरत मत करना। वो उसे देख ही रहा था कि तभी ही वहाँ पर वो खाना चुराने वाली लड़की आ जाती है। उसे देखकर बाइतांग चला जाता है तो वो कहती है कि पता नहीं ये अजीब सा आदमी कौन था। इतना कहकर वो उसे हील करना शुरू कर देती है। वो छोटी लड़की इतनी ज्यादा हीलिंग पावर का यूज करती है कि उसका हाथ धीरे धीरे करके गायब हो रहा था, मगर फेफे ठीक हो गई थी। वो लड़की कहती है कि यहाँ पर एक आदमी आया था जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब था और उसके फेस पर एक भी इमोशन नहीं था। तो ये सुनकर फेफे समझ जाती है कि उसे देखने जरूर बाइतांग आया होगा। अगले सीन में मोरान एक बदबूदार दवाई लेकर आया था। वो उसे माउथ टू माउथ उस दवाई को पिलाने ही वाला था कि यानरान कहती है कि ये मैं करती हूँ। यानरान जब ये करने जा रही थी कि फेफे अचानक से ही उठ जाती है। अगले सीन में मीटिंग में शांग्यू सभी लोगों को बता रहा था कि ये ओरियन लैंड वाले यानी कि उसके दुश्मन देश के लोग ऑफ्यूकस के लोगों को किडनैप करके उन्हें अजीब सी दवाई खिला रहे हैं, जिस वजह से ऑफ्यूकस के लोगों को होश नहीं रहता एंड वो दूसरे लोगों पर हमला करने लगे हैं। जी फेंगली भी उनके ही कब्जे में है। अगले सीन में शांग्यू और तंग तंग दोनों ही ओरियन लैंड जा रहे थे जी फेंगली को बचाने के लिए। वहाँ पर उसका सामना एक लड़की से होता है जिसका नाम था बिंग बिंग। वो लड़की इन दोनों को अपने घर लेकर आती है जहाँ पर ये दोनों उसे जी फेंगली के बारे में पूछ रहे थे, मगर बिंग बिंग को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो वहीं फेफे उस छोटी बच्ची के साथ बाहर जा रही थी कि उसे बाइतांग मिलता है। दरअसल में वो उसे स्पेशली देखने ही आया था। जब वो उसे फेफे कह के बुलाता है तो वो कहती है कि अब तो मैं तुम्हारी आंटी हूँ तो मुझे आंटी कह के बुलाओ। ये सुनकर बाइतांग का मुंह बन जाता है। दरअसल में वो उसे चिढ़ाना ही चाहती थी। आगे वो सभी लोग ऑफ्यूकस के गांव में चले जाते हैं जहाँ पर वो बूढ़े बाबा सभी लोगों को हील कर रहे थे जिन जिन लोगों ने वो दवाई खा ली थी। यहाँ पर वो अपनी हीलिंग पावर का इतना ज्यादा यूज कर लेते हैं कि उसकी बॉडी धीरे धीरे करके गायब हो रही थी। वो फेफे से कहते हैं कि हम ऑफ्यूकस जब भी अपनी पावर का यूज करते हैं तो हमारी जिंदगी कम होती जाती है। वो समझ जाते हैं कि वो जल्दी ही मरने वाले हैं, इसलिए फेफे से कहते हैं कि एक रानी होने के नाते तुम्हें हमारा नाम क्लियर करना होगा। हम ऑफ्यूकस के ऊपर एक झूठा आरोप लगा है। वो कुछ समझ नहीं पाती तो वो बूढ़े बाबा उसे शुरुआत से ही कहानी सुनाते हैं। फिर कहानी हमें फ्लैशबैक की दिखाई जाती है जहाँ पर ज़ोडियाक लैंड और ओरियन लैंड के बीच में युद्ध हो रहा था। ज़ोडियाक लैंड यानी कि बाइतांग का देश और ओरियन लैंड यानी कि दुश्मन देश। युद्ध खत्म हो जाने के बाद ऑफ्यूकस के राजा को पता चला कि बाइतांग के डैड की बॉडी में एक सीरियस वायरस चला गया है जिसका कोई इलाज नहीं है। अगर दूसरे लोग भी इससे संक्रमित हो गए तो फिर इसका इलाज करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए ऑफ्यूकस के राजा दूसरे राशि के मास्टर को ये बात बताने की कोशिश करते हैं, मगर किसी को भी उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। तभी ही ऑफ्यूकस के राजा देख लेते हैं कि बाइतांग के डैड के अंदर वो वायरस तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए वो जल्दी से उसे मार डालते हैं। मगर तभी ही सभी राशि के मास्टर उसे मार डालते हैं। तभी से ही ऑफ्यूकस का नाम बदनाम हो गया। ऑफ्यूकस के राजा ने सभी लोगों को बचाने के लिए अपनी खुद की जान की कुर्बानी दे दी, मगर बदले में उसकी ऑफ्यूकस की प्रजा को क्या मिला? सभी राशि वाले लोग तो उसे नफरत करने लगे हैं। ये कहानी सुनकर बाइतांग उस बूढ़े बाबा से कहता है कि मैं जल्दी ही ऑफ्यूकस का नाम क्लियर कर दूंगा। अगले सीन में रानी माँ ने सभी लोगों को मिलने के लिए बुलाया था जहाँ पर फेफे बस गिरने ही वाली थी कि बाइतांग उसे बचा लेता है एंड कहता है कि आंटी थोड़ा संभल कर वरना आप गिर जाएंगी। तो वो कहती है कि थैंक यू भांजे। यहाँ पर रानी माँ ने बाइतांग और यानरान की शादी की बात करने के लिए बुलाया था, पर यानरान उसे सीधे सीधे बता देती है कि मैं तो किसी और को पसंद करती हूँ, इसलिए मुझे बाइतांग से शादी नहीं करनी है। पर रानी माँ उसकी एक नहीं सुनती एंड कहती है कि ये शादी तो होकर ही रहेगी। अगले सीन में फेफे बाइतांग से नाराज थी कि अब वो बार बार उसे आंटी कह के क्यों बुला रहा है, तो वो उसे माफी मांगता है एंड कहता है कि मैं जल्दी ही सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो वहीं ओरियन लैंड के अंदर बिंग बिंग ने शांग्यू को किडनैप कर लिया था कि तभी ही तंग तंग उसे बचाने आता है, मगर बिंग बिंग तो उसे भी पकड़ लेती है। अब वो सभी लोगों को वो दवाई खिलाने ही वाली थी
कि तंग तंग अपनी पावर का यूज करता है, जो कि थी क्लोन जुत्सु टाइप की। वो अपने बहुत सारे क्लोन की मदद से इन लोगों से फाइट करके जी फेंगली, शांगयू और बिंग बिंग को बचाकर बाहर लेकर चला जाता है। यहाँ पर बिंग बिंग उसे बताती है कि मैं उन गुंडों के साथ नहीं मिली हुई हूँ। तंग तंग उस पर भरोसा कर लेता है कि तभी ही कुछ गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं, तो शांगयू जल्दी से अपनी स्पीड की पावर की मदद से जी फेंगली को लेकर वहाँ से भाग जाता है। तो ये दोनों रन के गड्ढे के नीचे छुप गए थे और यहाँ पर पहली बार तंग तंग को बिंग बिंग से प्यार होता है। कुछ दिनों के बाद शांगयू ओरियन लैंड से ज़ोडिएक लैंड वापस आ गया था। वो अभी बाइतंग को रिपोर्ट दे रहा था कि ये ओरियन लैंड वाले तो कोई प्रकार की गोली बना रहे हैं जिसको खाने के बाद लोग पागल हो जाते हैं। उनका निशाना स्पेशली ऑफ्यूकस के लोग हैं। वो लोग ऑफ्यूकस और हमारे बीच में आपस में ही युद्ध करवाना चाहते हैं। क्या पता उन्हें ये बात पता हो कि ऑफ्यूकस के सामने आते ही किसी भी ज़ोडिएक साइन की पावर काम नहीं करती। जब ऑफ्यूकस वाले सभी ज़ोडिएक साइन वालों को मार डाले तो ये ओरियन लैंड वाले आपकी राजगद्दी पर बैठ सके। ये सुनकर बाइतंग कहता है कि ओरियन लैंड ये तो रानी माँ का मदरलैंड है ना। तो दूसरी तरफ फेफे जी फेंगली को अपनी पावर की मदद से हील करती है, मगर जब वो उसे ठीक कर रही थी तो उसका हाथ धीरे धीरे करके गायब हो रहा था। ऊपर से वो बेचारी बहुत ही ज्यादा कमजोर भी पड़ जाती है। तो वहीं रानी माँ के पास एक छोटा बच्चा था जिसके अंदर पता नहीं किसकी आत्मा थी। वो बंदा उसे बता रहा था कि तुम ओरियन लैंड से हो, तो तुम ये बात कभी भी भूलना मत कि हमें ज़ोडिएक लैंड वालों को खत्म करके यहाँ पर हमारा राज कायम करना है। अगले सीन में यानरान और फेफे ने आज बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और ये ड्रंक होने के बाद ऐसे ही फालतू की बातें कर रही थी। फेफे कह रही थी कि कैप्रिकॉर्न का एम्परर तो सिर्फ और सिर्फ मेरा है, मैं उसे किसी को भी नहीं दूंगी। तो यानरान कह रही थी कि मोरान बहुत ही ज्यादा अच्छा है, परफेक्ट है, इतना अच्छा इंसान इस दुनिया में कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। ये दोनों गिरने ही वाली थी कि मोरान और बाइतंग आकर उसे बचा लेते हैं। यहाँ बातों ही बातों में फेफे के मुंह से ये निकल जाता है कि ये यानरान हमेशा ही मोरान को नहाते हुए देखने चाहती है। तो यहाँ फाइनली मोरान को भी पता लग जाता है कि जिसको वो फेफे समझ रहा था दरअसल में वो तो यानरान है। अगले सीन में बाइतंग फेफे को लेकर होटल में आया था जहाँ पर वो नींद में जिया चेंग का नाम ले रही थी। तो वो उसे किस करके कहता है कि तुम आगे से मेरे सामने किसी दूसरे आदमी का नाम मत लेना, वरना मैं तुम्हें इसी तरह से पनिश करूंगा। तभी ही होटल के मालिक ने पुलिस को बुला लिया था कि मेरे होटल में तो कोई बंदा एक ड्रंक लड़की को लेकर आया है। शैनन काफी गुस्से से कमरे के अंदर आती है, मगर बाइतंग को देखकर डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। आगे तंग तंग भी अब ओरियन लैंड से वापस ज़ोडिएक लैंड आ गया था। वो भी बाइतंग को यही बताता है कि ये ओरियन लैंड वाले तो हम सभी को खत्म करके यहाँ पर राज करना चाहते हैं। आगे बाइतंग को उस छोटे बच्चे पर शक हो गया था, इसलिए वो उसे पकड़कर जेल में डाल देता है। अगले सीन में वो सभी लोगों को ओरियन लैंड के प्लान के बारे में बता रहा था कि उन लोगों ने किस तरह से ऑफ्यूकस के लोगों को फंसाया। वो यहाँ पर वो गोली भी दिखाता है जिसको खाने के बाद इंसान बिल्कुल जानवरों जैसा बिहेव करने लगता है। यहाँ पर उसने ऑफ्यूकस के लोगों को इनोसेंट साबित कर दिया था। और दूसरी चीज, ओरियन लैंड के साथ उनका इसी तरह का चलता रहा तो एक दिन युद्ध की स्थिति बन जाएगी, इसलिए वो सभी मंत्रियों से पूछ रहा था शांति समझौते के बारे में। आगे ऑफ्यूकस विलेज से कुछ लोग फेफे को थैंक यू कहने आए थे कि तुम्हारी वजह से हम इज्जत और आज़ादी की जिंदगी जी पाएंगे। आज रात फेफे की सक्सेशन सेरेमनी थी, यानी कि आज रात उसे ऑफ्यूकस की मास्टर ऑफिशियली घोषित किया जाएगा। यहाँ पर वो अपनी स्पीच में ये कहती है कि ऑफ्यूकस की रानी होने के नाते मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि हम ऑफ्यूकस के लोग 12 राशियों के लोगों के साथ घुल मिलकर रहेंगे। और स्पीच के लास्ट में वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाना गाती है, जो कि वहाँ खड़े सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। सेरेमनी खत्म हो जाने के बाद जब ये लोग वापस जा रहे थे तो बाइतंग उसे पूछ रहा था कि आखिर में ये जिया चेंग है कौन, तुम उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा बातें करती हो। तो वो कहती है कि जिया चेंग काफ़ी ज़्यादा हैंडसम, टैलेंटेड और फेमस पर्सन है। वो सारे काम परफेक्ट करता है, या मैं ये कह सकती हूँ कि वो एक परफेक्ट इंसान है। मैं जब भी उसके कॉन्सर्ट में जाती हूँ तो वो पूछता है कि ये कॉन्सर्ट क्या होता है। तो वो कहती है कि कॉन्सर्ट यानी कि सिंगर स्टेज पर गाना गाता है और उसके फैंस चमकती हुई स्टिक लेकर उसे चीयर्स कर रहे होते हैं। और पता है दूर से देखने में ये बिल्कुल मिल्की वे जैसा लगता है। बाइतंग कहता है कि तो मैं जिया चेंग जैसा दिखता हूँ।
तो वो कहती है कि हाँ, इसलिए शुरुआत में मुझे लगा कि तुम जिया चैंग हो, पर तुम नहीं हो। जिया चैंग की बॉडी काफ़ी ज़्यादा हॉट है और उसका फिजिकल अपीयरेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये सुनकर बाइतांग उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम दूसरे आदमी का नाम मेरे सामने मत लेना, वरना मैं तुम्हें पनिश करूँगा। वो यहाँ पर फेफे के लिए लिपस्टिक गिफ्ट में लेकर आया था। वो उसे अपने लिप्स पे लगाकर जैसे ही उसे किस करने वाला था कि ये लोग बाहर निकल जाते हैं। अभी बारिश भी हो रही थी कि बाइतांग अपनी पावर की मदद से उन सभी को वहीं पर ही चिपका देता है। जब दूर से मोरान ये नज़ारा देखता है तो उसकी आंखों में तो आंसू ही आ जाते हैं, क्योंकि वो फेफे को कुछ ज्यादा ही पसंद करता है, मगर फेफे तो बाइतांग को पसंद करती है। अगले सीन में तंग तंग बिंग बिंग को याद कर रहा था कि उसने ओरियन लैंड में उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया। पता नहीं अब वो जिंदगी में दोबारा उसे देख पाएगा कि नहीं। आगे वही मेन सर्वेंट लेडी फेफे के खाने में जहर मिला देती है, मगर उस खाने को तो फेफे की जगह पर बाइतांग ने खा लिया था। उसको खाने के बाद बाइतांग बिल्कुल ऑफ्यूकस के लोगों की तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तभी ही वहाँ पर मोरान उसे एक रिपोर्ट देने आया था, मगर जब वो उसकी ऐसी हालत देखता है तो वो उसे जल्दी से बेहोश करके बांध देता है। आगे फेफे अपनी पावर की मदद से उसे हिल करने की कोशिश कर रही थी, मगर इसका तो कोई असर नहीं होता। मोरान उसे बताता है कि इन ओरियन लैंड वालों ने फिर से एक जहर बनाया है जो कि पिछली बार से काफी ज्यादा असरकारक है। उन लोगों ने फिर से हमारी आम जनता के ऊपर वार किया है और आज इसका शिकार बाइतांग भी बन गया है। इस जहर का एंटीडोट बनाने के लिए पहले उसके सोर्स को ढूंढना होगा, जो कि था पानी। ओरियन लैंड वालों ने पानी के ही जरिए इस जहर को फैलाया है। मोरान कहता है कि पहले मैं टेस्ट करता हूँ ताकि पता चले कि ये जहर किस प्रकार का है, मगर जब वो ये करने जा रहा था तो यानरान पहले ही बाथरूम में चली जाती है, क्योंकि यानरान मोरान को पसंद करती है। अगर इस जहर के कारण मोरान को कुछ हो गया तो ये चीज वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मोरान उसे कहता है कि पागल लड़की, तुमने ऐसा क्यों किया? तो इस पर वो उसे अपनी फीलिंग्स बताती है कि मैं पिछले 10 सालों से तुम्हें पसंद करती आ रही हूँ। मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तो मेरा दिल मानो जैसे थमसा जाता है। मैंने बचपन से ही एक ही सपना देखा है कि मैं बड़ी होकर तुमसे शादी करूँ। मुझे बाइतांग से शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मुझे कोई एम्प्रेस बनना है। मुझे तो बस तुम्हारे साथ रहना है। इस पर मोरान उसे माफी मांगता है, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता एंड वो उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहता। तभी ही वो देखता है कि यानरान की आवाज नहीं आ रही है, तो वो जल्दी से उसे देखने अंदर चला जाता है। तो दूसरी तरफ मेन सर्वेंट लेडी बाइतांग की इस हालत का फायदा उठाती है। पहले वो उसकी रस्सी खोलती है एंड उसके बाद जैसे ही उसे किस करने के लिए उसके क्लोज आ रही थी कि बाइतांग, जो कि खुद कंट्रोल में नहीं था, वो उसे धोबी पछाड़ना शुरू कर देता है। उसकी आवाज सुनकर फेफे और तंग तंग अंदर आ जाते हैं। फेफे उसे जोर से चाटा लगाती है कि तुम्हारी ये करने की हिम्मत भी कैसे हुई। जब वो सर्वेंट लेडी फेफे को उल्टा चाटा लगाने चाहती कि फेफे उसके ही हाथ से उसे चाटा मार देती है। तंग तंग कहता है कि सैनिकों, इसे पकड़कर फांसी पर चढ़ा दो, ये जीने के लायक नहीं। मगर वो कहती है कि मैं रानी माँ की फेवरेट हूँ, आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो यहाँ पर रानी माँ का नाम लेकर बच जाती है। आगे वो छोटी बच्ची वहाँ पर आती है एंड कहती है कि यानरान अब ठीक है, मैंने उसकी हालत को स्टेबल कर दिया है, पर मुझे उस जहर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। ये कोई अलग ही प्रकार का जहर है। सभी के जाने के बाद फेफे बाइतांग का ध्यान रख रही थी कि बाइतांग उठकर सीधा उसके कंधे पर बाइट कर लेता है। यहाँ पर उसका खुद के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था कि तभी ही मोरान आकर उसे बेहोश कर देता है। तभी ही ये सभी लोग देखते हैं कि फेफे का खून सक करने के बाद बाइतांग की हालत ठीक हो रही है, यानी कि फेफे के खून से एंटीडोट बनाया जा सकता है। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। ओरियन लैंड का किंग बता रहा था कि ज़ोडियक लैंड वालों ने तो हमारा दूसरा प्लान भी फेल कर दिया, अब हमें कुछ और सोचना होगा। कि तभी ही उसका ध्यान बिंग बिंग पर जाता है, जो कि उसकी ही बेटी थी। वो कहता है कि मैं अपनी बेटी को शांति प्रस्ताव लेकर ज़ोडियक लैंड भेजूंगा एंड उसके बाद ही बिंग बिंग के जरिए हम अपने प्लान को अंजाम देंगे। अगले सीन में रानी माँ बाइतांग और तंग तंग से कह रही थी
कि तुम लोगों को ओरियन लैंड के किंग की बेटी से शादी करनी होगी। दोनों देशों के बीच में शांति बनी रहे, इसलिए किसी एक भाई को तो बलिदान देना ही होगा। दोनों में से कोई भी आगे नहीं आ रहा था, पर जैसे ही तंग तंग बिंग बिंग को देखता है तो वो फटाक से कहता है कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर तंग तंग तो इतना खुश हो रहा था मानो जैसे उसकी तो लॉटरी ही लग गई हो। तो दूसरी तरफ वुचेन और शैनन अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे। मोरान ने दुनिया घूमने का फैसला किया था ताकि अगर वो कुछ सालों तक बाहर रहेगा तो वो फेफे को भूल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रहकर अगर वो बाइतंग और फेफे को एक ही साथ देखता रहा तो वो और भी ज्यादा डिप्रेशन में जाता रहेगा। अगले दिन मीटिंग में बाइतंग सभी लोगों को बता रहा था कि तंग तंग ओरियन लैंड की राजकुमारी बिंग बिंग से शादी करने वाला है ताकि दोनों देशों के बीच में शांति बनी रहे। दूसरी बात, मैं सिंगल हूँ और हरम को संभालने के लिए भी कोई चाहिए, इसलिए मैं फेफे को। तो फेफे कहती है कि मुझे मंजूर है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहता है कि पहले पूरी बात तो सुन लो। वो कहता है कि मैं फेफे को फर्स्ट रैंक की ऑफिशियल बना रहा हूँ। ये सुनकर उसका तो मुंह ही बन जाता है कि मैं तो शादी एक्सपेक्ट कर रही थी, पर इसने तो मुझे उल्टा काम ही दे दिया। अगले सीन में तंग तंग बिंग बिंग से कह रहा था कि क्या तुम यहाँ पर मेरे भाई को मारने आई हो, तो प्लीज ऐसा मत करना। तो वो कहती है कि मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है, मैं यहाँ पर शांति प्रस्ताव की वजह से तुमसे शादी करने आई हूँ। तो ये सुनकर वो कहता है कि फिर ठीक है, पर प्लीज तुम मेरा भरोसा मत तोड़ना। अगले दिन तंग तंग बिंग बिंग के लिए लिपस्टिक लेकर आया था। वो यहाँ पर बिल्कुल बाइतंग की ही तरह उसे किस करना चाहता था, मगर उसका कुछ ऐसा हाल हो जाता है। बिंग बिंग तो उसे देखकर डर के मारे उसे मारना ही शुरू करती है, मगर उसे देखकर रुक जाती है एंड फिर दोनों ही उसकी ऐसी हालत पर काफी ज्यादा हंसते हैं। अगले दिन बाइतंग और फेफे अपनी शादी की बात कर रहे थे कि उन दोनों को क्लोज देखकर वो मेन सर्वेंट लेडी जेलस होकर फेफे के ऊपर एक जहरीला हथियार फेंकती है, पर बाइतंग उसे सही समय पर पकड़कर सीधा उस पर उल्टा वार करता है, जिस वजह से उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। आगे ये सभी लोग इकट्ठा हुए थे जहाँ पर शैनन नहीं आई थी। तो वुचेन बताता है कि शैनन की तबीयत ठीक नहीं है और वो हमेशा ही उल्टी करती रहती है। ये सुनकर सभी लोग समझ जाते हैं कि शैनन प्रेग्नेंट है। वुचेन को जब ये बात क्लिक होती है तो वो जल्दी से शैनन को देखने जाता है। अगले दिन मीटिंग में फेफे कह रही थी कि शैनन और वुचेन भी शादी करने वाले हैं। तंग तंग और बिंग बिंग की शादी तो पहले ही तय हो गई है, तो क्यों ना हम भी शादी कर ले। तो इस पर बाइतंग हाँ कह देता है। तो वहीं रानी माँ उस छोटे बच्चे से जेल के अंदर मिलने के लिए गई थी। दरअसल में उस छोटे बच्चे के अंदर ओरियन लैंड के किसी पुराने मंत्री की आत्मा है। वो मंत्री देखता है कि रानी माँ अब उसके इशारों पर नहीं नाच रही और वो जैसा करने को कह रहा है वो ऐसा नहीं कर रही, बल्कि बाइतंग को बचाना चाहती है, इसलिए वो उसे मारकर उसकी बॉडी में घुस जाता है। तो दूसरी तरफ तंग तंग बिंग बिंग से कह रहा था कि हमारी जल्दी ही शादी हो जाएगी, उसके बाद मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा खुश रखूँगा। जो चीज़ मेरी है वो तुम्हारी हो जाएगी, मेरी फैमिली भी तुम्हारी हो जाएगी। उसके बाद हमारे बहुत सारे बच्चे होंगे। अगर तुम्हें कभी भी ओरियन लैंड की याद आए तो हम लोग अपने बच्चों के साथ वहाँ पर जाएंगे। ये सुनकर बिंग बिंग भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो तंग तंग को पसंद करने लगी थी, मगर तभी ही उसे अपना मिशन याद आता है। अगले सीन में शैनन वुचेन से कह रही थी कि मैं तुम्हारी अच्छी वाइफ बनूंगी, तुम पर कभी भी गुस्सा नहीं करूंगी। मगर जब वुचेन कहता है कि दाली, तो वो कहती है कि कितनी बार बोला है कि मेरा नाम शैनन है, तो मुझे दाली कह के मत बुलाओ वरना मैं तुम्हें झाड़ू से मारूंगी। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। वुचेन कहता है कि शैनन अभी प्रेग्नेंट है, तो हम लोग बच्चे के आने के बाद ही शादी करेंगे, क्योंकि वुचेन नहीं चाहता था कि शैनन किसी भी तरह का स्ट्रेस ले। तो वहीं पर ही वो बंदा बिंग बिंग से कह रहा था कि शादी वाले दिन ही हम अपने प्लान को अंजाम देंगे, शादी वाले दिन ही हम सभी को खत्म कर देंगे। तो वहीं शंग्यू बिंग बिंग को शादी का तोहफा देने जा रहा था, क्योंकि वो दोनों ओरियन लैंड में एक दूसरे के फ्रेंड बन गए थे। पर शंग्यू जब जा रहा था तो वो एक रूम से सुनता है कि यहाँ पर सभी ओरियन लैंड वाले शादी के दिन सभी को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। शंग्यू कहता है कि ये सभी लोग तो वाइन में जहर मिलाकर सभी को मारना चाहते हैं, मुझे जल्दी से ये बात बाइतंग को बतानी होगी। मगर वो चाह पाता उससे पहले ही ओरियन लैंड वाले उसे मार डालते हैं। अगले दिन मोरान अपने टूर से वापस आ गया था, तो जी फेंगली उसे बताता है कि शंग्यू कल रात से गायब है, मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया मगर उसका कोई भी अता पता नहीं है। तो मोरान उसे ऑर्डर देता है
कि तुम लोग उसे ढूंढना जारी रखो। अगले सीन में शादी को लेकर सभी लोग खुश नजर आ रहे थे, मगर बिंग बिंग नहीं, क्योंकि उसे पता था कि जल्दी ही ये शादी का माहौल मातम में बदलने वाला है। तो वहीं शुनशन और जी फेंगली को शांगयू की लाश मिलती है। तीनों की ही आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उसका फ्रेंड इस तरह से मारा गया। मोरान कहता है कि शांगयू को जिसने मारा होगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो यहाँ पर असली कातिल को ढूंढने चला जाता है। उसके जाने के बाद शुनशन और जी फेंगली देखते हैं कि शांगयू मरने से पहले कोई एविडेंस छोड़कर गया है, जो कि था वेडिंग। अब ये दोनों सोचने लगते हैं कि शांगयू वेडिंग के जरिए हमें क्या बताने की कोशिश करना चाहता था। तो वहीं शैनन और वूचन को ये ओरियन लैंड के गुंडे मिल जाते हैं। इन दोनों को ही इन गुंडों पर शक होता है, इसलिए जैसे ही कुछ पूछताछ कर पाते उससे पहले ही ये गुंडे उन दोनों को खत्म कर देते हैं। मरने से पहले वूचन कहता है कि ताली, मैं तुम्हारे लिए वो आदमी बनना चाहता था जो कि हमेशा ही तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके, मगर मैं तो तुम्हें बचा भी नहीं पाया। शैनन कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए इतना ही काफी है, मगर हम दोनों कितने बदकिस्मत हैं कि हम लोग अपने बच्चे को देख भी नहीं पाए। थोड़ी देर के बाद जब वहाँ पर शुनशन और जी फेंगली आते हैं तो वो गुंडे वहीं पर ही छुपे हुए थे और वो दोनों जी फेंगली और शुनशन दोनों को ही खत्म कर देते हैं। तभी ही मोरान जो कि उसी तरफ आ रहा था, वो ये नज़ारा अपनी आंखों से देखता है। उसे काफी गुस्सा आता है कि इसने मेरे 4 बंदों को ऐसे ही मार दिया, इसलिए वो उनसे फाइट करता है। एंड थोड़ी देर के बाद वो दोनों भी खत्म हो जाते हैं। मरने से पहले वो गुंडा कहता है कि तुमने मुझे तो मारकर रोक लिया, मगर जो आगे होने वाला है उसे तुम चाहकर भी रोक नहीं पाओगे। सब खत्म हो जाएंगे और ज़ोडियाक लैंड पर हमारे ओरियन लैंड का राज होगा। तो वहीं तंग तंग को बिंग बिंग का सच पता लग गया था। वो कहता है कि मैंने तुमसे सच में प्यार किया था, मगर तुम तो यहाँ पर मेरे लोगों को मारने आई हो। अब यहाँ से जल्द निकल जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। दरअसल में तंग तंग बिंग बिंग को इतना ज्यादा पसंद करता था कि वो उसे मार भी नहीं पाता एंड उसे ऐसे ही जाने देता है। तभी ही वहाँ पर रानी माँ आती है जिसके अंदर वो आत्मा थी। वो बंदा कहता है कि बिंग बिंग, तुमने मुझे सच में निराश किया है। इतना कहकर वो तंग तंग को स्टैप करता है। ये देखकर बिंग बिंग उस पर तलवार से वार करती है। अब रानी माँ के मरने के बाद वो आत्मा रानी माँ का शरीर छोड़कर तंग तंग की बॉडी में घुस जाती है। अब तंग तंग का उसकी बॉडी पर कोई भी कंट्रोल नहीं रहता एंड वो आत्मा बिंग बिंग को खत्म कर देती है। आज राजा की शादी थी, इसलिए कैपिटल में सभी लोग वाइन पीकर सेलिब्रेट कर रहे थे, मगर उसके अंदर तो जहर था, इसलिए सभी लोग एक के बाद एक अपनी जान गंवा रहे थे। ये सभी लोग देखकर शॉक्ड थे कि ये हो क्या रहा है। यानरान मरने से पहले मोरान से कहती है कि प्लीज अगले जन्म में मुझे ज्यादा वेट मत कराना, जल्दी से मुझे हाँ कह देना और मेरे साथ रहना। उसकी मौत पर मोरान को भी बहुत ही ज्यादा दुख होता है, क्योंकि इतने टाइम में तो वो भी उसे पसंद करने लगा था। आगे बाइतंग और मोरान ओरियन लैंड के लोगों को रोकने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उनकी एक टुकड़ी ने उसके महल पर हमला कर दिया था। यहाँ पर इनका सामना तंग तंग से होता है। तंग तंग के अंदर जो आत्मा थी वो बाइतंग को जान से मारने की कोशिश कर रही थी, मगर जैसे ही तंग तंग थोड़ी देर के लिए अपने होश में आता है तो वो कहता है कि अंकल भाई मुझे जल्दी से मार डालो, मगर फिर से वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर सभी के ऊपर हमला करने लगता है। मोरान और बाइतंग को खत्म करने के बाद तंग तंग को जैसे ही अपनी बॉडी पर कंट्रोल मिलता है तो वो अपना क्लोन बनाकर खुद को ही खत्म कर देता है। फिर उसका क्लोन भी गायब हो जाता है। तभी ही वहाँ पर जनरल फंगजिया अपनी सेना को लेकर इन ओरियन लैंड के सैनिकों से लड़ने आ जाता है, जहाँ पर सभी को बंदी बनाने के बाद वो देखता है कि अब तो उसके राजा ही जिंदा नहीं रहे। ये देखकर उसके हाथ से तो तलवार ही नीचे गिर जाती है। तभी ही वहाँ पर फेफे बाहर निकलती है। वो देखती है कि यहाँ पर तो सिर्फ लाशें ही लाशें बिखरी हुई है। ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। वैसे इस सीन को भी मोरान ने अपने फ्यूचर विजन में देखा था। फेफे इन लाशों के अंदर बाइतंग को जब देखती है तो वो जल्दी से उसके पास जाकर उसे अपनी पावर की मदद से हील करने लगती है। उसके बाद वो सीधा मोरान के पास जाती है कि तभी ही वहाँ पर ऑफ्यूकस विलेज से सभी लोग आ जाते हैं, जिस पर वाइन का कोई असर नहीं हुआ था। फेफे ऑर्डर देती है कि तुम इन सभी लोगों को बचाओ,
ये सुनकर ऑफ्यूकस के सभी लोग इन सभी को अपनी हीलिंग पावर की मदद से ठीक करने लगते हैं। ऐसा करने पर ऑफ्यूकस के लोग खुद धीरे धीरे करके गायब हो रहे थे और बाकी सभी लोग वापस से जिंदा हो रहे थे। जब बाइतंग उठता है तो फेफे उसे बताती है कि मेरे जाने का टाइम आ गया है, तुम एक अच्छे राजा बनना। इतना कहकर वो उसके लिए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाना गाती है। बाइतंग उसे एक आखिरी बार किस करता है। जब वो गायब हो रही थी तो वहाँ खड़े सभी लोग जो कि अब जिंदा हो गए थे वो फेफे के सामने झुक जाते हैं, क्योंकि ऑफ्यूकस के लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर उन सभी को बचाया है। ऑफ्यूकस के सभी लोग गायब होने के बाद तारा बन गए थे, तो वहीं फेफे वो अपनी दुनिया में वापस आ गई थी। फेफे देखती है कि अभी भी वो एक्सीडेंट वाली जगह पर है। इन सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। कोई पुलिस को कॉल कर रहा है तो कोई एम्बुलेंस को। कुछ दिनों के बाद वो अपनी रोज की जिंदगी जीने लगी थी। वो सोचती है कि मुझे पता है कि ये मेरा कोई सपना नहीं था, बल्कि ये रियल में मेरे साथ हुआ था। उसने इतने दिनों में काफ़ी हिस्ट्री की बुक रीड की थी, मगर ज़ोडियाक लैंड के बारे में किसी भी बुक में जिक्र नहीं था। तभी ही वो न्यूज़ सुनती है जिसमें बताया जा रहा था कि 100 सालों के बाद आज फिर से ऑफ्यूकस के मीटियर दिखाई देने वाले हैं। तो इस न्यूज़ को सुनकर फेफे उन मीटियर शावर को देखने चली जाती है, जहां रास्ते में ही उसे बाइतंग जैसा एक लड़का नजर आता है। तो उसे लगता है कि शायद ये उसका वहम होगा, मगर फिर भी वो एक बार चेक करने के लिए टैक्सी से उतरकर वहां पर जाती है, लेकिन वहां पर तो कोई नहीं था। तभी ही उसे याद आता है कि जिस दिन वो जियाचेंग के कॉन्सर्ट में जा रही थी तो एक लड़का उसे टकराया था। दरअसल में वो मोरान था एंड वो टैक्सी ड्राइवर शैनान थी, और शैनान ने जिससे अपनी गाड़ी ठोकी थी वो साइकिल वाला तंग तंग था। यानी कि उन लोगों का भी दोबारा जन्म हो गया है। आगे वो मीटियर शावर देखने आ जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात जियाचेंग से होती है। तो फेफे को ऐसा लगता है कि ये बाइतांग है, मगर जियाचेंग तो उसे पहचान भी नहीं पा रहा था। वो कहता है कि क्या तुम मेरी फैन हो, क्या तुम्हें कोई ऑटोग्राफ चाहिए। तभी ही वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है कि ये तो सुपरस्टार जियाचेंग है। तो फेफे ये देखकर वहाँ से दूर हो जाती है। तभी ही कोई कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि तुम मेरे सामने दूसरे आदमी का नाम मत लो, वरना मैं तुम्हें पनिश करूंगा। ये सुनकर वो जैसे ही मुड़ती है तो वहाँ पर बाइतांग खड़ा था। दरअसल में यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जियाचेंग अपने फैन से घिरा हुआ था, और वो जो लड़का था वो बाइतांग है। फेफे जल्दी से उसके पास जाती है तो वो कहता है कि तुम तो सच में बुद्धू हो, तुम तो मुझे पहचान भी नहीं पाई। इतना कहकर वो उसे अपना लव टोकन देता है, जिसको उसने पुराने जमाने में भी उसे दिया था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो, और चैनल पर नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब भी करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।